जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जिसका भी ऐसे 1 का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर इसको हम प्रथम सांविधिक परीक्षा भी बोलते हैं, या किसी भी विद्यालय में आप लोगों का जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम ले रहा है वो कौन ले रहा है, JCERT ले रहा है। और आप लोगों का जो मंथली टेस्ट हुआ था वो उसको भी JCERT ने लिया था। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मंथली टेस्ट वाला पढ़कर जाना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भिड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सबसे ज़रूरी बात है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, ताकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए। सबसे पहले सवाल देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव से है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों से ढका हुआ है, आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 51% है, 61% है, 71% है या फिर 81% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 71%, यानी कि 71%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें पूछा गया था आपसे पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख महासागर हैं, आपको उसका नाम बताना है। 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है लगभग 5 है, ठीक है। ऑप्शन सी 5 महासागर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। कर्क रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर मकर रेखा कहते हैं या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, एवरेस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि अपक्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको बतानी है। अब ये जो अपक्षय है ये कौन सी प्रकार की क्रिया है? निक्षेपण है या फिर अपर्दन है या फिर शैलों का विघटन है या फिर ज्वालामुखी क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलों का विघटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो कौन से स्थान से होकर गुजरती है, आपको बताना है। पेरिस है, टोक्यो है, ग्रीनविच है या फिर दिल्ली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीनविच। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव है। पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में करवाया जाएगा। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। पहला सवाल है महासागरों और महाद्वीपों के वितरण का संक्षिप्त वर्णन करना है। अक्षांश और देशांतर रेखा में 2 अंतर आपको बतानी है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट पूछा गया आपसे अक्षांश देशांतर तथा समय के बीच संबंध का उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था महासागरों और महाद्वीपों के वितरण का संक्षिप्त वर्णन करना था। तो देखिए पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है वो जल से और 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। जल का भाग को महासागर तथा स्थल भाग को महाद्वीप पे कहा जाता है। प्रमुख महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक है। प्रमुख महाद्वीप पे जो है वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखा में 2 अंतर आपको पूछा गया था। देखिए अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव तक जाती है। अक्षांश से किसी स्थान के उत्तर दक्षिण स्थिति ज्ञात होती है, जबकि देशांतर से पूर्व पश्चिम की स्थिति ज्ञात होती है। ये प्रमुख अंतर है, आपको यही आंसर में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है, उदाहरण सहित आपको बतानी है। देखिए आंसर में इसका लिखना है आपको पृथ्वी की सतह को बचाने और बदलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इनमें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और ज्वालामुखी क्रिया प्रमुख है। उदाहरण के लिए नदियों द्वारा चट्टानों का कटाव, अपर्दन,
तथा रेत या मिट्टी का जमा होना निक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेशों की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय की ऊंची और नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। यहां अनेक हिमनद महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल पाए जाते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए और इनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। आंसर में आपको लिखना है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाओं में बांटी जाती है। अंतर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। इनमें भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। इनमें पर्वत, पठार और अन्य स्थल रूपों का निर्माण होता है। बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर कार्य करती है। इनमें अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण प्रमुख है। नदियां, पवन, हिमनद और समुद्री लहरें इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इनके कारण घाटियां, मैदान, बालू के टीले और डेल्टा जैसी स्थल रूप बनते हैं। इस प्रकार भू आकृतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट सवाल था आपका, अक्षांश, देशांतर तथा समय के बीच संबंध को उदाहरण सहित आपको समझाना है। आंसर में आपको लिखना है कि अक्षांश किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी बताता है, जबकि देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की स्थिति को बताता है। समय का निर्धारण मुख्य रूप से देशांतर के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 15 डिग्री देशांतर का अंतर लगभग 1 घंटे का समय का अंतर उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान का देशांतर दूसरे स्थान से 15 डिग्री पूर्व है तो वहां का स्थानीय समय लगभग 1 घंटा आगे होगा। इसी आधार पर अलग अलग देशों में समय क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत का मानक समय 82 है ना, 82.5 डिग्री आप इसको बोल सकते हैं, पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल है, हमारे दिए गए नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव कीजिए। नंबर को सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा कुछ भी मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करोगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस के लिंक मिलेंगे। आपका क्लास 11 है तो आप अपने क्लास 11 आर्ट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। जैसे ही कोई न्यू आपके लिए कुछ आएगा आपके क्लास के लिए, तो आपके ग्रुप में डाला जाएगा, तो आप तक पहुँच जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ